तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों का विश्व इतिहास के अंतिम की जो दो टॉपिक बचे, एक प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और लास्ट बचा है ब्रिटेन के राजवंश। हमारे दो ही टॉपिक बचे हैं। 4 से 5 क्लासेज आपकी आएंगी और आपका विश्व इतिहास का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम वगैरह भी होना बहुत मुश्किल है क्योंकि पेंडेमिक ही ऐसी चीज़ है, महामारी आई हुई है। तो आप लोग इस चीज़ का अगर चाहें तो फ़ायदा उठा सकते हैं और डबल मेहनत कर सकते हैं। और ठीक है, एक चीज़ याद रखना, मेरे साथ तैयारी करने का मतलब ये होगा कि आपको नॉन स्टॉप चलना है। भले ही एक बच्चा मेरी वीडियो देखे, एक छात्र मेरी वीडियो देखे, वीडियो डेली आएगी। और मैं क्योंकि ये जानता हूँ ये बुरा समय है और बुरा समय कटने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, अगर जब अच्छा समय बहुत टाइम तक नहीं टिक पाता है तो बुरा समय भी बहुत ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। तो आप लोग डबल मेहनत कीजिए और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने सिलेबस को ईजिली कंप्लीट कर सकें और पहली बार में ही सिलेक्शन ले लें, ना इधर का ना उधर का। भले ही 2 महीने लेट हो, हमारा सिलेक्शन एक ही बार हो जाए। आज से 15 दिन बाद एग्जाम हो जाए और बहुत से बच्चों का सिलेक्शन ही ना हो, बहुतों की तैयारी अधूरी रहे। इससे बेटर है अगर 2 महीने अगर लेट भी होता है, हम लोग चीज़ों को इतना स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे कि बाहर होने की कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे। तो आप लोग ये मान के चले हर चीज़ की वैल्यू है। आप उत्तराखंड पढ़े, हिंदी पढ़े, कंप्यूटर पढ़े, जीएस पढ़े और उसके सिलेबस को पूरा करके जाना है। वर्ल्ड हिस्ट्री जिसने भी नहीं देखी है, रिक्वेस्ट करता हूँ वो वीडियोस को देख लेना, आपके लिए ही फ़ायदा होगा। एक एक नंबर की कीमत है, वो ही आपका सिलेक्शन कराएगा। और अगर गलत करते हो, यही चीज़ें आपके सिलेक्शन के लिए रोड़ा बन सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज क्या देखेंगे, पहला विश्व युद्ध नहीं प्रथम विश्व युद्ध के कारण वगैरह को हम लोग आज कवर करेंगे। कल इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसके अंदर फैक्ट होंगे। ठीक है, और इसके अंदर भी बहुत से फैक्ट्स मिलेंगे, फैक्ट वगैरह आपको क्लियर करने हैं। देखो, ये आपको क्या करना है, एक रफली डायग्राम बनाना है, इसको दिखाना नहीं है। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले अपने पास यूरोप महाद्वीप का मैप रखिए। यानी आपके पास मैप वाली जो बुक है उसमें यूरोप महाद्वीप देखिए, अगर नहीं है तो नेट से डाउनलोड कर लीजिए 1914 का यूरोप महाद्वीप। उसमें ऐसा लिख लिए 1914 का जो यूरोप महाद्वीप था उसका मैप डालिए और उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी कॉपी में रफली बनाइए। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दूंगा। इधर आप जानते हैं यूरोप के इस साइड को अटलांटिक महासागर है, नीचे इसके भूमध्य सागर और यहाँ अफ्रीका महाद्वीप आता है उससे नीचे। ठीक है, उधर को एशिया रह गया। तो हमने सिर्फ ये दिखाना है। जल्दी से मैं इसको दिखाऊंगा। यहाँ पुर्तगाल है, यानी पुर्तगाल यहाँ पे, यहाँ स्पेन है। पुर्तगाल और स्पेन से लगा हुआ कौन सा, फ्रांस है। ये लिखा नहीं है मैंने, एफ लिखा है, फ्रांस। जब आप फ्रांस से ऊपर की ओर जाओगे यहाँ ग्रेट ब्रिटेन आएगा, यानी जो इंग्लैंड वगैरह कहते हो, ग्रेट ब्रिटेन इसी का पोर्शन है यहाँ पे। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन के बाद आप इधर देखेंगे, यहाँ आपको जर्मनी देखने को मिलेगा, उसके नीचे स्विट्जरलैंड और यहाँ नीचे आपको इटली देखने को मिलेगा। यानी पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ स्विट्जरलैंड और यहाँ इटली। यहाँ पे आपको दिखाना है ऑस्ट्रिया, यानी ए लिखा है मैंने, वहाँ पे आपको ऑस्ट्रिया दिखाना। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैप अपने पास रखना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ऑस्ट्रिया से लगा हुआ बगल में आपको हंगरी दिखाना है, ऑस्ट्रिया, हंगरी। जब आप जर्मनी देखते हैं, जर्मनी के ऊपर डेनमार्क और स्वीडन और नीदरलैंड, ये मतलब स्वीडन है और ये नॉर्वे है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यहाँ पे जर्मनी। यहाँ आपने ऑस्ट्रिया दिखाया, यहाँ हंगरी दिखाया और यहाँ आपने चेकोस्लोवाकिया देख लिया होगा अपने कॉपी में, यानी जो भी मैप है। चेकोस्लोवाकिया इधर देखना है और यहाँ रोमानिया देखना है। ठीक है, नीचे आपने बुल्गारिया देखना है, उसके नीचे ग्रीस दिख रहा है, यहाँ पे आपको आर्मेनिया दिख रहा है, यहाँ टर्की वगैरह और यहाँ ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था। इसके ऊपर आपको पोलैंड दिख रहा होगा, पोलैंड से ऊपर ये आपका यहाँ फिनलैंड वगैरह है और यहाँ लिथुआनिया, लोथवानिया जो भी है इसको देख लेना। और यहाँ यूएसएसआर है, यानी रसिया जिसको बोलते हैं आप लोग, यूनाइटेड जो सोवियत रूस हुआ करता था, यूएसएसआर बोलते थे उसको पहले, वो इधर है। उससे उधर को आपका क्या है, पूरा एशिया महाद्वीप है। इसको दिखाने का, सिर्फ एक रफली दिखाने का मेरा इंटेंशन ये है कि जो मैं नाम लूँ आपको एटलीस्ट ये पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ यहाँ यूरोप में थी और इसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध के पीछे कोई ना कोई तर्क रहा होगा। अब देखिए, जितना भी है मैंने आपको यूरोप महाद्वीप तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। भूगोल के अंदर उसकी प्राकृतिक जो सीमाएं हैं, कहाँ लगती हैं, वो क्या क्या, वहाँ समुद्र, वहाँ मतलब सॉरी झील वगैरह, नदियाँ वगैरह कौन सी, सब देखेंगे हम लोग। आप सिर्फ इतना अपने पास रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 1914 का मैप निकाल लीजिए, यूरोप का मैप निकाल लीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, अपनी कॉपी में उसको रफली दिखाइए। मैं सिर्फ इतना ही दिखा सकता था, ये सब क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। आप लोग इस पर फोकस मत करना, मैं सिर्फ आइडिया दूंगा आपको, यहाँ पे देखना करके। ठीक है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध आपने हेडिंग डाला होगा, हेडिंग डालने के बाद अब आपने इसी प्रकार से फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, देखिए ये जो युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक के बीच हुआ था। तो पहला लिख लीजिए 28 जुलाई, 28 ऑफ जुलाई 1914 से
1914 से कहाँ तक हुआ था, 11 नवंबर 1918 तक। यानी पहले प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब से हुई थी पूछता है तो 28 जुलाई 1914 से, और कहाँ पे खत्म हुआ था आपका 11 नवंबर 1918 को लेके ये क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। इस प्रथम विश्व युद्ध को बोला जाता है महान युद्ध भी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को क्या नाम से भी जाना जाता है, महान युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसको भी लिखना है आपने, महान युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब ये जो युद्ध हुआ था बेसिकली दो शक्तियों के बीच हुआ था, एक को बोला जाता था मित्र देश और दूसरे को बोला जाता था केंद्रीय शक्तियां। तो जो युद्ध हुआ था वो दो शक्तियों के बीच हुआ था। तो महान युद्ध किस किस के बीच हुआ था, यानी पहला युद्ध प्रथम वर्ल्ड वॉर, एक तो थे मित्र देश, इसको बोलते हैं मित्र राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्र। अब क्यों ये कंडीशन बनी हम वहां पहुंच जाएंगे अभी। और दूसरा हुआ था केंद्रीय शक्तियां, यानी जो सेंट्रल पावर है, केंद्रीय शक्तियां, ऐसे ही आपको दिखाना है। ठीक है, केंद्रीय शक्तियां और मित्र राष्ट्रों के बीच ये युद्ध हुआ था। जो मित्र देश है उसमें 3 राष्ट्र आते थे बेसिकली। एक तो आपका क्या था, फ्रांस था। फ्रांस के अलावा दूसरा इसमें कौन था, रशिया था, ये रशिया। और तीसरा इसमें जैसे फ्रांस हो गया, फ्रांस के साथ रशिया हो गया, और रशिया के साथ साथ तीसरा कौन है, ग्रेट ब्रिटेन या तो इंग्लैंड का पोर्शन। यानी फ्रांस, रशिया और ग्रेट ब्रिटेन इसमें क्या हुआ करते थे, मित्र राष्ट्र हुआ करते थे। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, फ्रांस यानी एफ प्लस ग्रेट ब्रिटेन यानी बी लिख दिया मैंने, इंग्लैंड लिख देता हूँ, ई लिख दिया। ठीक है, ई दूसरा, तीसरा रशिया, आर लिख दिया मैंने। तो ये मित्र राष्ट्र में 3 हुआ करते थे। आप पूरा नाम लिखना, फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया, यानी सोवियत रूस जिसको बोलते हैं आप लोग। बाद में 1917 में एक और इनके साथ मित्र राष्ट्र, एक महाशक्ति जुड़ गई जिसका नाम आप लोग जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो लिख लीजिए इसी के नीचे बगल में, 1917 में यूएसए भी इसमें जुड़ गया, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी इसमें ऐड हो गया था। ऐसे ही आप लोगों ने लिखना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी इसमें ऐड हो गया था। जबकि जो केंद्रीय शक्तियां थी, यानी जो सेंट्रल पावर थी, या जो मतलब आप अपने आप में इस गुट में शामिल थे, इनको मुख्य शक्ति भी बोला जाता था, ये सब जर्मनी के नेतृत्व में लड़ रहे थे। यानी ये जर्मनी था। जर्मनी के साथ साथ इसके जो साथी राष्ट्र मतलब थे, यहाँ पे ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी एक था उस टाइम, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, नीचे अपने आप में बुल्गारिया हो गया। यानी इस प्रकार के जो देश थे, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, ऑटोमन साम्राज्य है, बुल्गारिया है, ये सब मिलके क्या हुए थे, केंद्रीय शक्तियों के अंदर आते थे। तो केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से थे, जर्मनी, इसके अलावा यहां पे लिख लो ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया डैश हंगरी, यहां लिख लो आप बुल्गारिया, क्या लिखोगे, बुल्गारिया, प्लस यहां लिखो आप ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है, ये आप लोगों ने लिखना है, ऑटोमन साम्राज्य। ये सब मिलके क्या थे, केंद्रीय शक्तियां थी। जबकि मित्र राष्ट्र में अब आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछेगा, पहले विश्व युद्ध के दौरान कौन सी एक महाशक्ति मित्र राष्ट्र के अंदर नहीं आती थी, वहीं के वहीं बेहोश और वहीं युद्ध में क्या हो जाओगे, विक्टोरिया क्रॉस न देना पड़े कहीं आपको। तो इसलिए ध्यान रखना, मित्र राष्ट्र में फ्रांस और आपका इंग्लैंड और रशिया, बाद में यूएसए शामिल हुआ, बाकी जर्मनी के नेतृत्व में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य आदि कर देना। यानी इसके अलावा भी बहुत से देश थे जो केंद्रीय शक्तियों में थे, इनके बीच क्या हुआ था, ये दो गुटों के बीच पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था। अब आप मेन चीज आते हैं इसको नोट करने के बाद कि आखिर हम इस कंडीशन में क्यों पहुंचे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहां इस कंडीशन में पहुंचने के पीछे क्या कारण था। क्योंकि देखो उस समय पे पहले विश्व युद्ध के दौरान से पहले ही बहुत सी महाशक्तियां क्या कर रही थी, साम्राज्य का विस्तार कर रही थी, यानी अपने साम्राज्य को फैला रही थी। चाहे यूरोप के जो राष्ट्र हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के इलाकों को जीतना है, एशिया महाद्वीप के इलाकों को जीतना है, नॉर्दर्न अमेरिका वगैरह, यानी हर पोर्शन को क्या करने की, अपने साम्राज्य का विस्तार। क्योंकि वहां से उनको कच्चा माल मिल रहा था, कच्चे माल के चक्कर में हर राष्ट्र को क्या कर रहे थे, अपने गुलाम यानी उपनिवेश बनाने में लगे हुए थे। तो एक प्रकार के साम्राज्य का विस्तार करना इसके प्रमुख कारणों में से एक हो सकता है। अब देखिए सबसे ऊपर आपने लिखना है कारण, मतलब कारण क्या, एक सीरीज पहले लिख लीजिए, उसके बाद तो कारण तो बताएंगे। ठीक है, एक प्रकार के प्रथम विश्व युद्ध की सीरीज लिख लीजिए, हम यहां कैसे पहुंचे। ठीक है, हम इस सीरीज तक पहुंचे कैसे, इसके पीछे जो कारण है मेनली माना जाता है, अनेक प्रकार की इसमें संधियां हुई,
अनेक प्रकार की प्रतिसंधियां हुई, यानी एक प्रकार के दो राष्ट्र आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं, फिर तोड़ रहे हैं, फिर दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, इसी प्रकार से चलता रहा और लास्ट में ऐसी कंडीशन बन गई कि 1914 में पहला विश्व युद्ध जो मतलब आप युद्ध कहा जाता है वहां तक के हम कंडीशन पे पहुंच गए। तो सीरीज कैसे शुरू होती है देखिए, हम लोग शुरू करते हैं इसी प्रकार से फ्लो चार्ट से बनाना है, रटना नहीं है इसको। पहले एक संधि हुई थी जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि। क्या हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, लिख लो, फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। इस संधि के माध्यम से क्या हुआ था, जो जर्मनी है, जर्मनी ने फ्रेंच के कुछ इलाकों को कब्जा कर लिया था, जिसमें एक आता था एल्सेस, दूसरे का आता था लॉरेन। यानी यहाँ पे जो इलाका है ये फ्रेंच का है, यहाँ एल्सेस और लॉरेन नाम की दो जगह आती थी। इस इलाके को किसने कब्जा कर लिया? जर्मनी ने। तो इस संधि के माध्यम से जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने क्या किया, फ्रांस के एल्सेस व लॉरेन वाले भाग को कब्जा कर लिया। यानी जर्मनी ने फ्रांस के, पूरा लिखना, फ्रांस के एल्सेस व लॉरेन पे कब्जा, लॉरेन पर कब्जा ये कर लिया। अब जर्मनी को ये लगा कि यार मैंने कब्जा तो कर लिया, फ्रांस कैसे इस चीज़ को मतलब फील झेलेगा। उसने किसी न किसी तरीके से ये पता था कि फ्रांस इसका बदला लेगा, क्योंकि उसने एल्सेस व लॉरेन का क्षेत्र छीन लिया था जर्मनी ने फ्रैंकफर्ट की संधि के माध्यम से। तो जर्मनी जानता था कि फ्रांस इसका बदला जरूर लेगा, और इसको बदलने के लिए उसने क्या नीति अपनाई कि फ्रांस को वैश्विक मंच पे यानी विश्व के समूह के बीच अलग थलग किया जाए। और उसने इसको करने के लिए अनेक राष्ट्रों के साथ संधियां करना शुरू कर दिया, ताकि फ्रांस को क्या किया जाए, अलग किया जाए, फ्रांस को शक्ति न बनने दिया, ताकि जर्मनी पे वो दोबारा अटैक या जर्मनी के साथ लड़ाई न लड़े। इसलिए क्या किया, एल्सेस व लॉरेन पे कब्जा करने के बाद जर्मनी ने विश्व के देशों के साथ संधियां करना शुरू कर दिया। उसमें जर्मनी का शासक जो हुआ करता था उसका नाम था बिस्मार्क। ठीक है, तो ये नोट करने के बाद अगले लाइन में ऐसी एरो लिखो, बिस्मार्क ने नई नई संधि प्रणाली शुरू कर दी। तो ठीक है, तो क्या लिखोगे, बिस्मार्क कौन था उस टाइम? जर्मनी का शासक। जो मैं बोलूंगा वो ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं अगर समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, बिस्मार्क ने क्या किया, संधि प्रणाली शुरू कर दी। इसके चक्कर में संधि प्रणाली शुरू क्यों? क्योंकि उसने क्या सोचा कि अगर हमें जर्मनी को, ये फ्रांस ने जब इलाके को जीते हैं, फ्रांस कहीं बदला न ले, इसलिए हम अलग अलग राष्ट्रों के साथ पहले ही एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो उसने क्या किया, बिस्मार्क ने संधि प्रणालियों को शुरू कर दिया, अलग अलग राष्ट्रों के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में क्या हुआ, 1873 में 3 सम्राटों ने एक गुट बना दिया। उसके अंदर एक जर्मनी था, एक ऑस्ट्रिया था और एक रूस था। इन तीनों ने आपस में एक गुट बना दिया। तो अगला पॉइंट लिखोगे इसको नोट करने के बाद, 1873 में, नीचे आप इंप्लाइज करके ही लिखोगे, हाँ आप लोग ऐसे ही लिखोगे, ऐसे उसी के नीचे लिखते रहो अपनी कॉपी में। 1873 में 3 सम्राटों का गुट बन गया, 3 सम्राटों का गुट बन गया। और इसके अंदर कौन कौन थे आपका, जर्मनी था एक, और इसके साथ कौन था, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी पूरा एक था उस टाइम, ऑस्ट्रिया हंगरी ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, और तीसरा कौन था, रूस। इन तीनों का एक गुट बन गया, क्योंकि जर्मनी नहीं चाहता था कि रूस के साथ फ्रांस मिले या ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ फ्रांस मिले, तो उसने अपने आप में एक कर दिया। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे क्या थी, जो ऑस्ट्रिया और हंगरी थे और जो रूस था, इनके बीच ऑलरेडी यहाँ विवाद चल रहा था इस वाले इलाके में, जहाँ पे आपका रोमानिया, बुल्गारिया वगैरह जो इलाके देखते हैं, इस वाले को, इसको बोलते हैं बाल्कन प्रदेश, यानी बाल्कन स्टेट इसको बोला जाता है। अब बाल्कन स्टेट में जैसे 6 अलग अलग राष्ट्र आते हैं अभी, तो अब अभी तो बाल्कन क्या है वो छोड़ दीजिए, एक यूरोप का एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप मतलब जो 3 जगहों से पानी से घिरा है, तो ये वाला जो इलाका था उसको बोला जाता था बाल्कन प्रायद्वीप, इस वाले पोर्शन को। ठीक है, तो रूस और ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच ऑलरेडी बाल्कन प्रदेश को लेके क्या चल रहा था, विवाद चल रहा था। तो आप नीचे लाइन में लिखो, नोट करके, आप ब्रैकेट में नोट करके लिखना, ऑस्ट्रिया हंगरी व रूस के बीच बाल्कन क्षेत्र में तनाव चल रहा था। नोट करके लिखना, ऑस्ट्रिया और हंगरी तथा ऑस्ट्रिया हंगरी व रूस के बीच बाल्कन क्षेत्र में तनाव चल रहा था। यानी ये आपस में क्या चल रहे थे, यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, एक दूसरे के हितों के बीच टकराहट हो रही थी इस इलाके में। रूस यहाँ था, ऑस्ट्रिया हंगरी ये हो गया, तो ये जो पूरा इलाका है ये बाल्कन क्षेत्र कहलाता था। तो यहाँ पे क्या होता था, इनका ऑलरेडी बाल्कन क्षेत्र में तनाव। तो जर्मनी के लिए ये समस्या थी कि कैसे इन दोनों को अपने एक ही गुट में रखा जाए, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी इनके बीच टेंशन चल रही है। तो जर्मनी ये जानता था कि यार इनको एक साथ रखना टफ है। धीरे धीरे जर्मनी ने क्या किया, रूस को और ऑस्ट्रिया को साथ रखना प्रॉब्लम थी, तो उसने क्या किया, 1878 में बर्लिन कांग्रेस में क्या कर दिया,
ऑस्ट्रिया की तरफ अपना झुकाव दिखा दिया, यानी हम ऑस्ट्रिया की ओर हैं, वो ये बताना चाह रहा था। रूस इस वजह से तनाव में आ गया। तो अगला पॉइंट लिखोगे ऐसे ही, अगला क्या लिखोगे 1878, 1878 डैश लिखोगे बर्लिन कांग्रेस। बर्लिन में एक सम्मेलन हुआ। बर्लिन कहाँ पड़ता है अपने आप में, जर्मनी में, ठीक है। बर्लिन कांग्रेस में क्या किया, ऑस्ट्रिया की ओर जर्मनी का झुकाव हो गया, यानी सीधी सीधी बात है, जर्मनी का झुकाव ऑस्ट्रिया की ओर लिखो, जर्मनी का झुकाव ऑस्ट्रिया की ओर, जर्मनी का झुकाव ऑस्ट्रिया की ओर, यानी ऑस्ट्रिया के साथ कई ऐसे बाल्कन क्षेत्र के कई ऐसे मुद्दे थे जहां जर्मनी किसकी ओर खड़ा हो गया, ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा हो गया। तो ब्रैकेट में लिखो रूस क्या हो गया इससे तनाव में, यानी रूस क्या हो गया, नाखुश हो गया, यानी रूस को ये चीजें पसंद नहीं आई, रूस क्या हो गया इससे परेशान। तो रूस क्या हो गया इसके साथ नाखुश हो गया, यानी रूस को इसे पसंद नहीं आया, यानी रूस ने इसे नापसंद किया, ठीक है, सीधे से इस उसको, क्योंकि उसको ये लगा कि यार जर्मनी तो उसका साथ दे रहा है, तो मेरा इसके साथ रहने का कोई भी फायदा नहीं है। तो तुरंत 1879 में एक और चीज होती है, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच एक संधि हो जाती है, जिसके तहत ये कहा गया था कि अगर कोई भी राष्ट्र हम दोनों पे अटैक करेगा तो दूसरा राष्ट्र उसकी सहायता करेगा। तो रूस तो अलग थलग पड़ गया, ये तो एक हो गए। तो 1879 लिखो, 1879 ऑस्ट्रिया हंगरी एक था उस टाइम, ठीक है, वह जर्मनी के बीच संधि, जर्मनी की संधि। और ब्रैकेट में ये लिखना, इसमें कहा गया था कि यदि कोई राष्ट्र इन पर अटैक करेगा तो दूसरा उसकी मदद करेगा। ब्रैकेट में लिखना है यदि कोई राष्ट्र इन दोनों में किसी पे भी अटैक करता है तो दूसरा उसकी मदद करेगा। फिर से सुन लेना, यदि कोई भी राष्ट्र इन पर अटैक करेगा तो दूसरा राष्ट्र उसकी क्या करेगा, मदद करेगा। ये संधि हो गई। अब वहां रूस से पहले कहा था कि रूस हमारे साथ है, अब रूस इसके साथ तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रिया के साथ यहाँ ऑलरेडी उसका तनाव चल रहा था इस पोर्शन पे। तो ऑस्ट्रिया के साथ न जाने का मतलब ये इनकी संधि ने क्या कर दिया, रूस को अलग थलग करना, यानी रूस इनसे अलग होने की सोचने लग गया। अब बिस्मार्क ने क्या किया, जर्मनी का जो शासक था, क्योंकि जर्मनी उस टाइम एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा था पूरे यूरोप में, जबकि वहां इंग्लैंड ऑलरेडी बहुत शक्तिशाली था। जर्मनी की जो पावर थी, यानी सैनिक क्षेत्र में बहुत स्ट्रांग होने लग गया था, आर्थिक क्षेत्र में स्ट्रांग होने लगा था। तो जर्मनी ने ध्यान लगाया कि यार अब जर्मनी जो है हम इस पे कब्जा करें, इटली को अपना दोस्त बनाएं। क्यों, क्योंकि फ्रांस ऑलरेडी जर्मनी से तनाव में चल रहा था, इंग्लैंड के साथ जर्मनी का तनाव चल रहा था, तो उसने इटली जो यहाँ पे है, इटली को अपना मित्र बनाने की सोची। लेकिन इटली के साथ समस्या ये थी कि इटली फ्रांस और जर्मनी के बीच फंसा पड़ा था, यानी इटली किसके साथ जाए, सबसे बड़ी समस्या ये थी। तो जर्मनी ने जब इसी के दौरान क्या होता है, फ्रांस और जब जैसे अलग अलग राष्ट्रों को जीत रहे थे, अपना उपनिवेश बना रहे थे, फ्रांस ने एक गलती कर दी, उसने अफ्रीका में एक देश था ट्यूनीशिया, उस पर कब्जा कर लिया, जबकि इटली चाह रहा था कि मैं इस पे कब्जा करूं, यानी उपनिवेशों को अपना बनाना चाहते, जिस वजह से इटली क्या हो गया, जर्मनी के साथ शामिल होने को तैयार हो गया, यानी फ्रांस ने एक गलती कर दी। अब बिस्मार्क चाह रहा था कि इटली को एक करें, इटली पर एक करने का ये मतलब था कि जो जर्मनी और फ्रांस के बीच तो इटली फंसा ही पड़ा था, दिख ही रहा है मैप में, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है। तो फ्रांस ने क्या किया, ट्यूनीशिया एक देश पड़ता है अफ्रीका में, उस पर क्या कर दिया, कब्जा कर लिया, जिससे इटली नाराज हो गया। तो अगला लिखो, फ्रांस ने ट्यूनीशिया पे कब्जा, फ्रांस द्वारा ट्यूनीशिया पर कब्जा। फ्रांस ने ट्यूनीशिया पे जैसे ही कब्जा किया, ट्यूनीशिया के ब्रैकेट में लिखना अफ्रीका देश था, ये अफ्रीकन देश था, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, इटली नाराज हो गया, इटली इससे क्या हो गया, नाराज हो गया। जैसे ही इटली नाराज हो गया तो इसका फायदा उठाते हुए जर्मनी ने इटली को अपनी ओर लिया और 1882 में एक त्रिपक्षीय संधि कर दी, यानी 3 देश थे उसमें, जिसके अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली थे। तो अगला पॉइंट लिखो 1882 और इसको लिखो त्रिपक्षीय संधि, यानी 3 पक्ष थे इसमें, ठीक है, त्रिपक्षीय संधि। इस त्रिपक्षीय संधि में कौन कौन आ गया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और साथ ही कौन आ गया उसमें, इटली आ गया, यानी ये दोस्त बन गए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया प्लस इटली, यहां इनकी क्या होगी, मित्रता होगी, ठीक है, यहां पे मित्र बन गए। अब जैसे ही मित्र हुए, अब रूस का क्या हो, अब फ्रांस कहीं रूस से हाथ न मिला दे, इसका भी जर्मनी को टेंशन था। तो जर्मनी ने क्या किया, दिमाग लगाया, यार कहीं फ्रांस रूस पहले हमसे नाराज चल रहा है, कहीं फ्रांस और रूस की दोस्ती होगी, ये भी हमारे लिए समस्या का विषय है। तो रूस को मनाने के लिए जर्मनी ने एक और पत्ता फेंका, 1887 में एक और एग्रीमेंट कर दिया, उसको बोलते हैं पुनर्आश्वासन संधि, यानी फिर से हम तुम्हें आश्वासन दे रहे हैं कि हम अब कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। 1887 में जर्मनी और रूस के बीच क्या होगी थी, एक प्रकार की पुनर्आश्वासन संधि। तो अगला पॉइंट लिखो 1887 डैश जर्मनी व रूस की पुनर्आश्वासन संधि, पुनर्आश्वासन
संधि होगी। ठीक है, क्यों ब्रैकेट में इसके लिख देना, इसके ब्रैकेट में लिखना कि जर्मनी नहीं चाहता था कि फ्रांस और रूस की मित्रता हो। ब्रैकेट में लिखो जर्मनी नहीं चाहता था फ्रांस और रूस की मित्रता हो। इससे आगे देखो क्या होता है। आपको फ्रांस मतलब ये जर्मनी नहीं चाहता था कि रूस और फ्रांस की मित्रता हो। ठीक है, तो अब इतना जैसे पुनर्आश्वासन संधि पहुंची तो बिस्मार्क बहुत चालाकी से अपना ये काम कर रहा था। इसको नोट करने के बाद आप लोग जल्दी से इसको इरेज करता हूं, मतलब इसको मिटा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तुरंत क्या हुआ, जर्मनी में एक नए शासक का शासन हो गया। अभी तक तो कौन था, बिस्मार्क था। वो बहुत चालाकी से चीजों को मतलब अपने आप में क्या कर रहा था, बनाए था अपने फेवर में। जर्मनी चाहता था वैश्विक महाशक्ति की ओर बढ़ रहा था जर्मनी, सैनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। लेकिन सबसे बड़ा अरोड़ा यहाँ इंग्लैंड लगा दे रहा था, यहाँ फ्रांस लगा दे रहा था, और अलग अलग राष्ट्रों को जीतने में ये दो ही, क्योंकि होता क्या है, पड़ोसी आपका मित्र भी हो सकता है, पड़ोसी से बड़ा दुश्मन कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आप कहीं भी देख लीजिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, जर्मनी के बगल में ये दोनों थे तो जर्मनी को इन्हीं से टेंशन थी। रूस तो बहुत दूर था, रूस से वो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए जर्मनी ने अपने पड़ोसियों को, देखो ऑस्ट्रिया और हंगरी पड़ोसी था, इनको अपने कब्जे में ले लिया उसने, यहाँ इनके साथ दुश्मनी होती, इटली को अपने साथ देना चाह रहा था। तो जर्मनी महाशक्ति बनने की ओर अगर अग्रसर था तो उसमें सबसे बड़ा दिक्कत फ्रांस और इंग्लैंड ही लगा रहे थे। तो वो जर्मनी चाहता ही नहीं था कि कहीं भी फ्रांस रूस के साथ हाथ मिलाए और शक्ति का संतुलन हो जाए, ताकि हम कभी अगर लड़ाई भी करें तो कहीं रूस इन दोनों के साथ एक न हो जाए, यानी रूस और फ्रांस। तो अगला क्या हुआ, अगला पॉइंट लिखो हुए, जर्मनी में एक नए शासक का उदय हुआ। जर्मनी के एक नए शासक का उदय हुआ। आप जर्मनी के एक नए शासक का उदय हुआ जिसका नाम था विल्हेम द्वितीय या विलियम द्वितीय भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आप पूरा लिखना, जर्मनी में एक द्वितीय शासक का उदय हुआ जिसको नाम विल्हेम द्वितीय या विलियम द्वितीय जो भी होगा, विलियम सेकेंड भी कहते हैं इसको। ठीक है, विल्हेम द्वितीय, विल्हेम का उदय हुआ। अब इसने एक नई नीति अपना दी। इसने क्या किया, इस शासक ने रूस को पीछे, यानी रूस की बेइज्जती करने लग गया, रूस की अवहेलना करने लग गया, यानी रूस को क्या करने लग गया, ज्यादा भाव नहीं देता था। और साथ ही साथ इंग्लैंड से पंगा लेने लग गया, क्योंकि इंग्लैंड क्या थे, सबसे बड़ी उसकी नौसेना थी इंग्लैंड की उस समय, नौसैनिक दृष्टि से बहुत मजबूत था। विश्व में आप जानते ही इंग्लैंड ने पहले से ही बहुत से राष्ट्रों को जीता था, आर्थिक रूप से बहुत सशक्त था। तो इसने जर्मनी ने जो विल्हेम द्वितीय था, इसने रूस की अवहेलना करना शुरू कर दिया, साथ ही साथ इंग्लैंड को क्या करना शुरू कर दिया, उसने इंग्लैंड से पंगा लेना। यानी इसने दो काम किए, रूस की अवहेलना करना शुरू कर दिया, साथ ही साथ इसने क्या कर दिया, इंग्लैंड के साथ तनाव लिख लीजिए। इंग्लैंड के साथ तनाव क्या हुआ, क्योंकि वो सबसे बड़ी मतलब वो बहुत महाशक्ति थी इंग्लैंड, नौसैनिक पावर बहुत ज़्यादा थी, आर्थिक दृष्टि से संपन्न था। तो ये चाह रहा था कि मैं इसके साथ पंगा लूँ, यानी मैं इससे बड़ी शक्ति बनूँ। तो इस प्रकार से तनाव हो गया। तो बिस्मार्क देखा था बाहर से, मतलब बिस्मार्क को ये पता था यार अभी अभी तो रूस से संधि की, नया शासक आया, इसने रूस को पीछे छोड़ के रूस को सपोर्ट नहीं कर रहा, रूस की अवहेलना करनी। तो जर्मनी में बिस्मार्क ने इस्तीफा दे दिया, यानी जर्मनी से बिस्मार्क ने क्या कर दिया, पद से इस्तीफा दे दिया। तो 1894 में इन सब घटनाओं को देखने के बाद रूस ने ये सोचा कि उन्हें मैं फ्रांस के साथ संधि कर लूं, क्योंकि जर्मनी अब मेरी अवहेलना करने लग गया, इसने पहले भी ऐसे ही धोखा दिया है। तो 1894 में रूस और फ्रांस की संधि हो जाती है। तो अगला पॉइंट लिखो, 1894 रूस व फ्रांस की संधि, रूस व फ्रांस की संधि हो जाती है। ठीक है, यानी रूस और फ्रांस से एक हो गए। अब रूस और फ्रांस से जैसे ही एक हुए, 1904 में क्या होता है, चीजें बढ़ते रहते, इंग्लैंड और फ्रांस भी मतलब क्या होना पड़ता है उनको, एक हो जाते हैं। यानी 1904 में इनको ये पता चल जाता है कि यार इंग्लैंड और फ्रांस भी क्यों ना एक हो जाए, और होना ही पड़ता है, क्योंकि जर्मनी और ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी थी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो रही थी, और मजबूरन था कि इन दोनों को आपस में एक होना पड़ता। तो 1904 में कौन एक हो गए, इंग्लैंड प्लस फ्रांस भी एक हो गए। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस भी एक हो गए। जैसे ही इंग्लैंड फ्रांस से एक हुए, यहाँ रूस फ्रांस से एक है। रूस के लिए मजबूरी थी कि अब मैं भी इनके गुट में शामिल हो जाऊं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था 1905 में एक छोटे से राष्ट्र जापान द्वारा रूस की पराजय। मैंने पहली वीडियो में बताया था रूस की पराजय 1905 में क्या हुई थी, जापान के द्वारा। तो अगला पॉइंट लिखो, 1905 जापान द्वारा रूस की पराजय, जापान द्वारा रूस की पराजय, यानी रूस यहाँ क्या हो गया था, पराजित हो गया था। जैसे ही रूस पराजित हुआ, अब सबसे बड़ी समस्या थी रूस की, तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई थी, इतना छोटा राष्ट्र रूस को हरा रहा है। तो अब रूस को मजबूरन इस गुट में शामिल होना था। तो 1907 आते आते रूस क्या हो गया, इन दोनों के ग्रुप में शामिल हो गया, और उसी को बोलते हैं त्रिपक्षीय सौहार्द। तो अगला पॉइंट लिखो, 1907 में क्योंकि अब जापान जब हरा दे रहा है तो रूस को पता चल गया मुझे शामिल होना पड़ेगा। 1907 में रूस प्लस इंग्लैंड
प्लस फ्रांस, ये देखो बन गई मित्र राष्ट्र। ठीक है, इनके बीच एक संधि होती है जिसको बोला जाता है सौहार्द। क्या बोला जाता है इसको? सौहार्द की संधि। यानी अगला लिखो, हाँ इसको ऐसे ही कर देना। रूस, इंग्लैंड और फ्रांस क्या हो गए? एक हो गए, इसको बोला जाता है त्रिपक्षीय सौहार्द। क्या बोला जाता है? त्रिपक्षीय सौहार्द। यानी तीन पक्षी क्या हो गए? एक हो गए। यानी त्रिपक्षीय का मतलब तीन पक्षी हो गए। ठीक है, त्रिपक्षीय सौहार्द, त्रिपक्षीय सौहार्द हो गया। और अपने आप में ये क्या बन गए? एक प्रकार से मित्र राष्ट्र बन गए। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए। कुछ पॉइंट और हैं, उनको देखिए, उनको कैसे हम लोग समझते हैं वो नोट करना। देखना, अब देखिए इनके बीच त्रिपक्षीय सौहार्द होता है जब ये सब एक हो जाते हैं। अब क्या हो गया? सीधे सीधे यूरोप में दो गुट बन गए, जो मैं कह रहा हूँ, एक मित्र राष्ट्र थे, केंद्रीय राष्ट्र, केंद्रीय शक्तियाँ, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया। अब यूरोप का माहौल क्या हो गया? दोनों जो गुट बने थे वो अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में लगे थे, और उनके बीच पहले ही एग्रीमेंट था कि अगर कोई किसी पे अटैक करेगा तो दूसरा उसकी हेल्प करेगा। यानी दोनों गुट इतने शक्तिशाली थे, सैनिक शक्तियों में ज़्यादा पैसा कर रहे थे, अलग अलग हथियारों को डेवलप कर रहे थे, तो अटैक भी करने से डर रहे थे। वो अपने आप में एक डिफेंस का रुख अपना रहे थे, क्योंकि वो जानते थे अगर एक के दूसरे पे अटैक कर दिया, होनी तो तबाही है ही है, क्योंकि महायुद्ध होगा। दोनों ही अपने आप में पावरफुल शक्तियां थी, बहुत ज़्यादा उन पर पावर थी। अब देखिए इससे आगे क्या होता है, जो तात्कालिक कारण बनता है। यानी तात्कालिक कारण लिखो प्रथम विश्व युद्ध का। तात्कालिक कारण यानी तात्कालिक क्या कारण था? ठीक है, तात्कालिक कारण यानी हम वहां पे पहुंचेंगे जो सडनली उस टाइम पे जो कॉज था प्रथम विश्व युद्ध का, वो क्या था। अब इसमें एक जनजाति, एक जाति रहती थी वहाँ पे, उसको नाम है स्लाव जाति। मैंने परसों रूस में भी बताया था। ये जाति वहाँ पे रहती थी यूरोप के कुछ इलाकों में। अभी बताता हूँ आपको मैं। इस इलाके में यूरोप के, जो यूरोप का पूर्वी इलाका है, यहाँ स्लाव नाम की जाति रहती थी। तो दो कंट्रियाँ थी, एक का नाम है ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑस्ट्रिया हंगरी, दूसरा है सर्बिया। इनके बीच एक प्रकार का तनाव चल रहा था। यानी तो आप इसमें लिखोगे ऐसी पॉइंट बना के, सर्बिया, अपने मैप में देखते रहना, ठीक है, वो ऑस्ट्रिया के बीच का तनाव, ऑस्ट्रिया का तनाव। ठीक है, यानी सर्बिया व ऑस्ट्रिया का जो तनाव चल रहा था वो हमारा क्या था, वो देखना है हमने। अब इसमें क्या हुआ था, देखिए ये एक जो स्लाव जाति थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे स्लाव जाति रहती थी। स्लाव जाति को ये दोनों अपने में शामिल करना चाहते थे, और उनको मिला के ये क्या करना चाहते थे, एक प्रकार का स्थापित शक्ति अपनी स्थापित करना चाहते थे। तो सर्बिया व ऑस्ट्रिया का तनाव बहुत महत्वपूर्ण कारण था। इसमें क्या होता है, देखो सर्बिया के अधीन एक, इसके अंडर एक आंदोलन शुरू हुआ। यानी सर्बिया के अधीन एक आंदोलन, सर्बिया यहाँ पे है, ठीक है, ये है हंगरी के नीचे, यहाँ पे आपने मैप में देखना, यहाँ पे सर्बिया दिखेगा आपको। तो सर्बिया के अधीन, ऐसा लिखोगे, सर्बिया के अधीन एक सर्वस्लाववादी आंदोलन शुरू हुआ। सर्बिया के अधीन एक सर्व मतलब सबसे ऊपर, स्लाव यानी जो जाति है वहाँ की, सर्वस्लाववादी आंदोलन, यानी हम स्लाव जाति सबसे श्रेष्ठ हैं। ठीक है, इनके बीच एक आंदोलन शुरू हुआ, सर्वस्लाववादी आंदोलन। किसके अधीन हुआ, शुरू लिखना है आपको, सर्बिया के अधीन एक प्रकार का आंदोलन शुरू हुआ। तो 1908 में एक घटना होती है जिसमें क्या होता है, जो ऑस्ट्रिया है, ये जो ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रिया क्या करता है, दो इलाकों को अपने अंदर शामिल कर दिया। एक का नाम है बोस्निया और दूसरा क्या है, हर्जोगोविना। इन दोनों इलाकों में स्लाव जाति रहती थी और उसने अपने अंदर उसको शामिल कर दिया। वो दोनों इलाके यहीं पड़ते हैं, अपने अंदर शामिल कर दिया। तो सर्बिया क्या हो गया, गुस्से में आ गया। यानी सर्बिया नहीं चाहता था कि वो इसके अंदर हो, क्योंकि स्लाव जाति का आंदोलन किसके अंडर चल रहा था, सर्बिया। ठीक है, तो 1908 की घटना लिखो। 1908 में ऑस्ट्रिया द्वारा, 1908 में ऑस्ट्रिया द्वारा दो इलाकों को अपने अंदर शामिल कर दिया गया। एक का नाम है बोस्निया, दूसरा है हर्जोगोविना। ऑस्ट्रिया द्वारा बोस्निया व हर्जेगोविना को अपने में शामिल, अपने नियंत्रण में ले लिया गया। ठीक है, क्योंकि ये जो इलाके थे ये दोनों ही किस जाति से संबंधित थे, यहाँ स्लाव जाति भी रहती थी। तो जैसे ही ये घटना होगी तो एरो करके नीचे लिखो, सर्बिया तनाव में, यानी सर्बिया क्या हो गया, इससे तनाव में आ गया। सर्बिया को एक प्रकार से गुस्सा आ गया कि इसने कैसे कर लिया, क्योंकि स्लाव जाति का आंदोलन तो मैं लेट कर रहा था, इसने इन दोनों इलाकों को अपने में कैसे शामिल कर लिया। तो ये उसने क्या कर दिया, सर्बिया इससे आक्रोश में आ गया, क्योंकि वहाँ स्लाव जाति रहती थी। तुरंत ही 1912-13 के आसपास एक और, जब बाल्कन का युद्ध हुआ था, बाल्कन क्षेत्र में यहाँ वॉर चला था, युद्ध हुआ था, उस बाल्कन क्षेत्र में युद्ध के पश्चात एक नया राष्ट्र बन गया, उसका नाम था अल्बानिया। और उस अल्बानिया को जो बनाया गया था, इसी ऑस्ट्रिया के इशारे पे बनाया गया था। ऑस्ट्रिया के इशारे पे अल्बानिया को बनाया गया था, जो
अल्बानिया है इधर है। तो ऑस्ट्रिया के इशारे पे अल्बानिया बनाया, तो सर्बिया क्या हो गया, फिर से क्या हो गया, सर्बिया को गुस्सा आ गया, यानी सब के सब क्या हो गए, टेंशन में आ गए। तो अगला लिखो, 1912-13 के घटना बाल्कन युद्ध के बाद 1912-13 में 1912-13 इसमें क्या हुआ था, बाल्कन युद्ध के बाद, ये सब बताऊंगा मैं, ठीक है आपको। बाल्कन युद्ध हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, बाल्कन युद्ध के बाद एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था जिसका नाम है अल्बानिया। अपने मैप में देखना, इधर दिखेगा आपको, उसका नाम है क्या, अल्बानिया का क्या हुआ था, नामक राष्ट्र का गठन, यानी गणतंत्र अल्बानिया। अल्बानिया का क्या हुआ था, गठन हुआ था। और ब्रैकेट में लिख दो ऑस्ट्रिया के इशारे पे, ऑस्ट्रिया के संकेत पे। और ऑस्ट्रिया किस गुट में है, सेंट्रल गुट में, ठीक है, पहले से आपको बता रखा है। ऑस्ट्रिया के संकेत पे इसका गठन हो गया। जैसे ही इसका गठन हुआ तो अब क्या हो गया, चीजें सब सामान्य हो रही थी। तो 1914 की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो पेपर में पूछेगा आपसे, 1914 जून की एक घटना थी, जून की एक घटना थी। इसमें क्या हुआ, जो ऑस्ट्रिया और हंगरी का फ्यूचर में जो उत्तराधिकारी होगा इस राजगद्दी में बैठने वाला, वो कहाँ के दौरे पे गया, एक बार अपने आप में बोस्निया में गया था वो, मतलब इसी देश में गया था, इस वाले देश में गया था, यानी जो सर्बिया वगैरह का, मतलब जो यहाँ का एक प्रकार का क्या था, अपने आप में राजा था, उसका नाम लिख लीजिए। 1914 मतलब जून 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी का उत्तराधिकारी, ऑस्ट्रिया हंगरी का उत्तराधिकारी, हंगरी का उत्तराधिकारी था, ठीक है। इस उत्तराधिकारी का अपने आप में जो नाम था, उसका नाम था आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनैंड, ठीक है। आर्कड्यूक, क्या लिखोगे, आर्कड्यूक, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इसका नाम है अपने आप में आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनैंड, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनैंड इसका नाम था। ये क्या गया था, एक प्रकार के दौरे पे गया हुआ था। ये कहाँ के दौरे पे गया था, बोस्निया में, यानी बोस्निया जो है यहीं पे अपने आप में पड़ता है, इसी के दौरे पे गया हुआ था, बोस्निया के दौरे पे गया था। तो इसकी हत्या वहाँ पे कर दी गई। नहीं, इस लिख लो, इसमें बोस्निया में सराजेवो का दौरा किया था, जिसने जहाँ इसकी हत्या की गई थी। बोस्निया में एक देश वहीं पे, बोस्निया में सराजेवो का दौरा किया था इसने, और वहां इसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई, इसकी हत्या कर दी गई। अब जबकि ये किसका उत्तराधिकारी होने वाला था, हंगरी और ऑस्ट्रिया का, जबकि इसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा इनसे कहा गया था कि इस पे कार्यवाही करे, यानी जो अपने आप में ऑस्ट्रिया था वो बार बार कह रहा था सर्बिया से कि इस पे कार्यवाही की जाए, और सर्बिया ने इस पे कार्यवाही नहीं की। नहीं करने के कारण क्या हुआ था, 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा किसकी आक्रमण की, युद्ध की क्या कर दी गई थी, घोषणा कर दी गई थी। किस पे घोषणा कर दी गई थी, सर्बिया पे। तो मेन जो तात्कालिक कारण था, ऑस्ट्रिया हंगरी के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनैंड की हत्या, इसका मुख्य कारण था पहले विश्व युद्ध का। या पेपर में ऐसे पूछेगा, पहले विश्व युद्ध में किसका वो था, ऑस्ट्रिया और हंगरी द्वारा किस पे आक्रमण की घोषणा, जो अपने आप सर्बिया है उस पे आक्रमण की क्या कर दी गई थी, घोषणा कर दी गई थी। तो इस पे हत्या की गई। हत्या के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो नहीं होने के बाद तो अपना आप लिखो, जुलाई 1914 को, यानी 28 जुलाई 1914 को क्या हुआ था, 28 जुलाई 1914 को एक घटना हुआ था, एक मतलब वो आया था ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा, ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा किस पे, सर्बिया पे आक्रमण, यानी युद्ध की घोषणा की गई थी, ठीक है। सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा, सर्बिया के खिलाफ युद्ध की क्या कर दी थी, घोषणा कर दी गई थी। इसी के साथ क्या हुआ था, पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है। जितने भी मैंने नाम लिए हैं आपको सब के सब अपने मैप में क्या करने होंगे, हाईलाइट करने होंगे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अब बताइए, ऑस्ट्रिया और हंगरी वाला जो ग्रुप था वो कहाँ पे था, किसके साथ जुड़ा हुआ था, वो आप पहले बता चुके हो, जर्मनी वाले ग्रुप में ये जुड़ा हुआ था, ठीक है। जबकि सर्बिया वगैरह बाद में इनको एक, क्योंकि सबके आपस में हित थे, इंग्लैंड जर्मनी वहाँ टकरा रहे थे, पहले ही 2 गुट बने थे। जैसे ही इसने इस पर आक्रमण की घोषणा की, इसके साथ ही आगे और धीरे धीरे वो महायुद्ध किस
की ओर बढ़ गया, प्रलय की ओर हो गया। उतना बड़ा तात्कालिक युद्ध था, पहला विश्व युद्ध था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पहले विश्व युद्ध से संबंधित कॉन्सेप्ट आपके समझ आए होंगे। इसके जो फैक्ट होंगे वो कल आपके तैयार हो जाएंगे, यानी कल की वीडियो, उसके बाद एक वीडियो द्वितीय विश्व युद्ध और उसके फैक्ट पे आएगी, और लास्ट जो 2 वीडियो बनेंगी हमारी वो ब्रिटेन के राजवंश पे। अब विश्व युद्ध के सिर्फ 5 वीडियो आएंगे, मतलब वर्ल्ड विश्व इतिहास के 5 वीडियो आएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, ध्यान रखिए, थैंक यू।